क्या हाल है चेला। यदि आप ओटी असिस्टेंट हैं या ओटी असिस्टेंट मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है। एक ओटी असिस्टेंट जिन्हें शल्य कक्ष सहायक भी कहा जाता है, बनने के लिए क्या क्या करना होता है, कौन सी कोर्स करनी पड़ती है और कहां से करनी पड़ती है, कैसे इनका चयन होता है, कहां इनका प्रशिक्षण ट्रेनिंग होता है, कहां इनको काम करना पड़ता है, इनका क्या क्या काम होता है ऑपरेशन रूम के अंदर, इनको क्या क्या पढ़ना होता है, कोर्स कितने साल की होती है, इनकी बहाली कब निकलती है, प्राइवेट अस्पतालों में इनको कितना सैलरी दिया जाता है, हर एक चीज के बारे में पूरी जानकारी इसी वीडियो में दिया जाएगा। यदि आप इच्छुक है इस मेडिकल कोर्स के बारे में जानने के लिए तो इस वीडियो में बने रहें। एक ओटी असिस्टेंट सर्जन का राइट हैंड होता है। डॉक्टर किसी भी सर्जरी केस को बिना ओटी असिस्टेंट के हाथ नहीं लगाते हैं। सबसे पहले हम इनका परिचय यानी इंट्रोडक्शन जानते हैं। ओटी असिस्टेंट को शल्य कक्ष सहायक भी कहा जाता है। इनका काम ऑपरेशन रूम के अंदर होता है। ऑपरेशन थिएटर को मैनेज करना, उसको व्यवस्थित ढंग से संचालन करना एक ओटी असिस्टेंट का काम होता है। किसी भी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम का शल्य गृह यानी कि ऑपरेशन रूम काफी व्यवस्थित, सुरक्षित और प्रतिबंधित होता है एवं उनकी मर्यादा और प्रतिष्ठा को बनाए रखना एक ओटी असिस्टेंट का काम होता है। बड़े हॉस्पिटल में इनकी संख्या 3-4 होती है तथा छोटे हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में इनकी संख्या 1 से 2 होती है। अब जानते हैं इनका सिलेक्शन चयन कैसे होता है। एक ओटी असिस्टेंट के प्रशिक्षण के लिए चयन सरकारी स्तर पर संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, जिसे पैरामेडिकल भी कहा जाता है, या डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा DCECE के नाम से भी जाना जाता है। यह परीक्षा राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन निकलवा कर ली जाती है। हर साल इसी के द्वारा होता है। अब हम जानते हैं ट्रेनिंग कोर्स कितने साल का होता है। यदि आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो 2 साल का होता है। यदि आप बैचलर कर रहे हैं तो 4 साल का हो जाता है। बैचलर का बोर्ड अलग हो जाता है, इसे BCECE एग्जाम कंडक्ट करवाता है। हम डिप्लोमा करके भी बैचलर कोर्स कर सकते हैं LE यानी लेटरल एंट्री के तहत, जिसमें 1 साल का छूट मिलता है। अब हम जानते हैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन यानी चयन की प्रक्रिया क्या होती है। यह एक प्रतियोगिता परीक्षा होता है जिसमें चयन के बाद रैंक के आधार पर ट्रेड और मेडिकल कॉलेज मिलता है। रैंक अच्छा होने पर ट्रेड, OT और अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है जहां हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध होती है। अब हम जानते हैं प्रशिक्षण का स्थल यानी ट्रेनिंग कहां दिया जाता है। एक ओटी असिस्टेंट के प्रशिक्षण ट्रेनिंग का व्यवस्था मेडिकल कॉलेज अस्पताल में होती है, जहां बड़े बड़े ऑपरेशन थिएटर होते हैं और रोजाना 10-20 ऑपरेशन होते रहते हैं, जहां इमरजेंसी किसी भी प्रकार का ऑपरेशन की भी सुविधा होती है। अब हम जानते हैं ये कोर्स करने के लिए हमारी योग्यता क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले ओटी असिस्टेंट कोर्स करने के लिए हमारी योग्यता इंटरमीडिएट साइंस बायो से उत्तीर्ण होना जरूरी है। बिना इसके ये कोर्स नहीं किया जा सकता है, जिसमें सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश शामिल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इनका वर्क प्लेस कार्य स्थल कहां होता है। ओटी असिस्टेंट कोर्स करने के बाद इनकी बहाली सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, रेलवे अस्पताल, डिफेंस अस्पताल, बड़े बड़े नर्सिंग होम, BPL अस्पताल जैसे कई जगहों पर की जाती है। जहां सर्जरी की व्यवस्था रहती है वहां ओटी असिस्टेंट को रखना जरूरी होता है। प्राइवेट अस्पताल में भी ओटी असिस्टेंट होते हैं, वहां उनकी सैलरी 20,000 प्लस होता है और हर केस पर 1,000 इंसेंटिव के रूप में दिया जाता है। वहीं सरकारी अस्पताल में इनका वेतन 40 से 50,000 के बीच होता है। अब हम जानते हैं एक ओटी असिस्टेंट का क्या क्या काम होता है। फंक्शन ऑफ ओटी असिस्टेंट। नंबर 1, ऑपरेशन थिएटर को व्यवस्थित ढंग से रखना ओटी असिस्टेंट का काम होता है। नंबर 2, ऑपरेशन रूम की मर्यादा का ख्याल रखना, अन्य लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना ओटी असिस्टेंट का काम होता है। नंबर 3, हॉस्पिटल द्वारा स्टेलाइज गाउन, मास्क, कैप, ग्लव्स बिना पहने अंदर प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना एवं नियंत्रण रखना ओटी असिस्टेंट का काम होता है। नंबर 4, ऑपरेशन रूम में लगे या रखे समान उपकरण के रख रखाव पर विशेष ख्याल रखना ओटी असिस्टेंट का काम होता है। नंबर 5, ओटी में लगे लाइट का हमेशा ख्याल रखना एवं उसे हमेशा ठीक ठाक रखने की व्यवस्था करना ओटी असिस्टेंट का काम होता है। नंबर 6, समय पर शल्य यंत्रों सामग्री जो ऑपरेशन में इस्तेमाल होना है उसे स्टेलाइज करके तैयार रखना ओटी असिस्टेंट का काम होता है। नंबर 7, स्टेलाइज मशीन, ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन के रख रखाव पर विशेष ध्यान रखना और खराब होने पर उसका दूसरा व्यवस्था रखना तथा उसे जल्द ठीक करवाना
करवाना एक ओटी असिस्टेंट का ही काम होता है। नंबर 8, विसंक्रमित डिसइंफेक्टेंट शल्य यंत्रों एवं सामग्री को इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली पर सजाकर लाने में नर्स को सहयोग करना एक ओटी असिस्टेंट का काम होता है। नंबर 9, मूर्छक चिकित्सक यानी एनेस्थेटिक डॉक्टर का सहयोग करना पेशेंट को बेहोश करने के दौरान ओटी असिस्टेंट का काम होता है। नंबर 10, सर्जन को ऑपरेशन के दौरान असिस्ट करना, गाउन, टोपी, मास्क, ग्लव्स पहनाने में सहयोग करना एवं हैंड वॉश कराने में सहयोग करना ओटी असिस्टेंट का काम होता है। नंबर 11, ऑपरेशन के पहले एवं ऑपरेशन के बाद पेशेंट की स्थिति का अवलोकन करना, चेकअप करते रहना ओटी असिस्टेंट का काम होता है। नंबर 12, ऑपरेशन के बाद सूचर और लिगेचर यानी सीएन बंधन लगाने में सर्जन का सहयोग करना ओटी असिस्टेंट का काम होता है। नंबर 13, सर्जन द्वारा स्टिच करने से पहले अर्थात पेरिटोनियम एवं पुलरा बंद करने से पहले इंस्ट्रूमेंट की गिनती करना एवं उसका हिसाब मिलाना ओटी असिस्टेंट का काम होता है। नंबर 14, ऑपरेशन में लिए गए नमूनों को संभाल कर रखना एवं लेवल लगाकर बायोप्सी के लिए लैब में भिजवाना ओटी असिस्टेंट का काम होता है। नंबर 15, पेशेंट को ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन टेबल से स्ट्रेचर पर रखवाकर रिकवरी रूम में भिजवाना ओटी असिस्टेंट का काम होता है। नंबर 16, रिकवरी रूम में रोगी की स्थिति का निगरानी रखना जैसे टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, लगे सलाइन यानी फ्लूइड का ख्याल रखना ओटी असिस्टेंट का काम होता है। नंबर 17, ऑपरेशन के बाद दूसरे ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन रूम की साफ सफाई व्यवस्था आदि करवाना एवं अन्य ऑपरेशन के लिए सभी तैयारियां करना एवं करवाने में सहयोग करना ओटी असिस्टेंट का काम होता है। नंबर 18, ऑपरेशन के बाद शल्य यंत्रों को बैक्टीरिया फ्री करने के लिए उसकी धुलाई सफाई करना तथा तेज एवं नुकीले धार वाले इंस्ट्रूमेंट को धोते समय सावधानी बरतना ओटी असिस्टेंट का काम होता है। नंबर 19, पेशेंट यानी रोगी को ऑपरेशन के पश्चात रिकवरी रूम से वार्ड में भिजवाना ओटी असिस्टेंट का काम होता है। नंबर 20, ऑपरेशन रूम के सभी ऑपरेशन समाप्त हो जाने के बाद ठीक ढंग से एंटीसेप्टिक लोशन से सफाई करवाना एवं दीवारों पर एंटीसेप्टिक लोशन स्प्रे करवाना सुपर को बोलकर यह भी ओटी असिस्टेंट का काम होता है। नंबर 21, प्रत्येक ऑपरेशन के बाद ओटी की शुद्धता और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना ओटी असिस्टेंट का काम होता है। नंबर 22, सर्जन और एनेस्थेटिक डॉक्टर के निर्देशानुसार अन्य संबंधित सभी कार्यों का संपादन करना जो शल्य गृह यानी कि ओटी रूम के लिए आवश्यक एवं अनिवार्य है उस पर भी ध्यान रखना ओटी असिस्टेंट का काम होता है। तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में मैं इसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूं।